क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है लोबिया फसल उन्नयन, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं काउपी क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसे सामान्य भाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं, लोबिया बोल देते हैं। इंग्लिश में बात करें अगर अपने तो इसको काउपी बोलते हैं या ब्लैक आइड पी भी बोल देते हैं, ठीक है, या फिर इसको साउदर्न पी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बॉटनिकल नेम या वनस्पति नाम की बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम है विग्ना उंगविक्युलेटा, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी फैमिली या कुल की बात करें तो लेग्यूमिनोसी या इसको फैबेसी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक पल्स है यानी दाल है ये। उपकुल या सब फैमिली की बात करें तो इसकी सब फैमिली कौन सी है, पैपिलियोनेसी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या की बात करें तो ये डिप्लॉइड स्पीसीज है यानी द्विगुणित जाति है, जिसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 22 या 22। तो 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 22। यहाँ पे 2x का मतलब क्या है, डिप्लॉइड या द्विगुणित। इसका मतलब इसमें पॉलीप्लॉइडी या बहुगुणिता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 2x का मतलब ये होता है। चलिए उसके बाद इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात कर लेते हैं। तो इसका जो उत्पत्ति केंद्र है, ठीक है, वो कौन सा है, अभी अफ्रीका है, ठीक है। तो लोबिया या काउपी की उत्पत्ति या ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, अफ्रीका के अंदर हुआ है। तो अफ्रीका को इसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन या प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र माना जाता है। अफ्रीका के अंदर कोई निश्चित उत्पत्ति केंद्र ज्ञात नहीं है, ठीक है। अफ्रीका कंटिनेंट जो है, महाद्वीप जो है, उसमें कोई फिक्स्ड एरिया नहीं है, कोई निश्चित स्थान नहीं है जिसको हम लोग उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ ओरिजिन मान सकें, ठीक है। बहुत सारे एरियाज जो हैं उनको कंबाइंडली या सामूहिक रूप से हम लोग क्या मानते हैं, प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र मानते हैं। तो ये कौन कौन से हैं भाई, इसके अंदर आता है इथोपिया, ठीक है, केंद्रीय अफ्रीका यानी सेंट्रल अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, एंड पश्चिम अफ्रीका यानी वेस्ट अफ्रीका जो है, ठीक है। तो इन सभी को कंबाइंडली हम लोग प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र या प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन मानते हैं। इसका सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन या द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कौन सा है अभी, भारत व चीन, ठीक है। इंडिया एंड चाइना को सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। उसके बाद इसकी उपजातियां या सब स्पीसीज की हम लोग बात करते हैं। तो एक वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है, वर्डकॉट। वर्डकॉट ने क्या किया था, 1970 में 1970 में विग्ना उंगविकुलेटा यानी जो लोबिया है या काउपी है, इसको 3 उपजातियों के अंदर या 3 सब स्पीसीज में डिवाइड किया था, ठीक है। तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला कौन सा है अभी, विग्ना जीनस का नाम हो जाएगा, उंगविकुलेटा स्पीसीज यानी जाति का नाम हो जाएगा, और सब स्पीसीज कौन सी हो जाएगी, उंगविकुलेटा, ठीक है। तो जाति और उपजाति, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज दोनों का नाम सेम है। तो पहली सब स्पीसीज कौन सी है, उंगविकुलेटा। ये इसकी कल्टीवेटेड सब स्पीसीज है यानी कि कृष्य उपजाति है, ठीक है। उसके बाद जो 2 सब स्पीसीज हैं या 2 उपजातियां हैं, जिसमें से दूसरी कौन सी है, विग्ना उंगविकुलेटा डेकेंटियाना, ठीक है, और तीसरी कौन सी है, विग्ना उंगविकुलेटा मेंसेंसिस। तो डेकेंटियाना और मेंसेंसिस ये दोनों उपजातियां या सब स्पीसीज ऐसी हैं जो कैसी हैं, अभी वाइल्ड हैं या जंगली हैं। इसका मतलब इनकी कृषि या खेती नहीं की जाती, ठीक है। तो 3 उपजातियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एक वैज्ञानिक और है अभी, मेयरचल, ठीक है। मेयरचल ने 1978 में 1978 के अंदर विग्ना उंगविकुलेटा उपजाति या सब स्पीसीज जो है, यानी जो कृष्य उपजाति है या कल्टीवेटेड सब स्पीसीज है, उसको आगे 3 कल्टी ग्रुप्स के अंदर या कृष्य समूहों के अंदर डिवाइड किया है या विभाजित किया है, ठीक है। तो इन कल्टी ग्रुप्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला कल्टी ग्रुप जो है वो उपजाति या सब स्पीसीज के नाम से ही रखा गया है। क्या नाम है इसका, उंगविकुलेटा, ठीक है। तो उंगविकुलेटा जो है ये सबसे अधिक विविध है, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो आनुवंशिक विविधता है या जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है इस कल्टी ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसके अलावा इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है वो भी सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर या पूरे विश्व के अंदर। इसका वितरण होता है अलग अलग कंट्रीज के अंदर या अलग अलग देशों के अंदर, तो इसका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन सबसे अधिक होता है।
और इसे हम लोग सामान्य भाषा के अंदर क्या बोल देते हैं, लोबिया या काउपी। ठीक है, तो लोबिया या काउपी क्या है, उंगविकुलेटा कल्टी ग्रुप है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसका जो कल्टीवेशन है या इसकी जो खेती है वो 3 देशों के अंदर सबसे ज़्यादा की जाती है, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अफ्रीका के अंदर, क्योंकि इसकी जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है, वो कहाँ पे हुआ है, अफ्रीका में हुआ है। दूसरा भारत के अंदर, इंडिया में होती है। और तीसरा जो है ब्राज़ील के अंदर। तो इन 3 कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन जो है उंगविकुलेटा कल्टी ग्रुप का किया जाता है। ठीक है, दूसरा कल्टी ग्रुप है भाई बाइफ्लोरा। ठीक है, बाइफ्लोरा को आम भाषा के अंदर या इसका जो कॉमन लैंग्वेज के अंदर इसका नाम क्या है, कैटजंग बीन। तो इसको कैटजंग बीन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर इसके उपयोग की हम लोग बात करें तो इसका जो उपयोग है वो सूखे बीजों व चारा के रूप में किया जाता है, यानी ड्राई सीड्स एंड जो कैटल्स का फोडर है या पशुओं का चारा है उसके रूप में बाइफ्लोरा का जो उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, तीसरा जो कल्टी ग्रुप है वो है सेस्क्विपिडेलिस। सेस्क्विपिडेलिस जो कल्टी ग्रुप है इसको आम भाषा के अंदर या इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, इसको यार्ड लॉन्ग बीन के नाम से भी जानते हैं या फिर इसको एस्पारगस बीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कॉमन नेम आपको ध्यान में रखने हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इनकी जो पॉड्स होती हैं, ठीक है, इनके जो फल हैं या फ्रूट हैं इनको क्या बोल देते हैं, पॉड्स बोल देते हैं। ठीक है, पॉड्स को हम लोग सब्जी बनाने के लिए उपयोग करते हैं, ये आपको पता हो सकता होगा। या फिर इनकी जो पत्तियां होती हैं, है ना, डेलिकेट लीव्स, जो इनकी तरुण पत्तियां होती हैं उनका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं सब्जी बनाने के लिए। ठीक है, तो इन 3 कल्टी ग्रुप्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद इसकी फ्लोरल बायोलॉजी या पुष्पीय बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो मैंने अब आपको बताया था कि जो लोबिया है या काउपी है ये क्या है, पल्स क्रॉप है। ठीक है ना, या दाल फसल है। इसका मतलब इसकी जो फ्लोरल बायोलॉजी है या पुष्पीय बायोलॉजी है वो बिल्कुल समान होगी किसके, इससे पहले जो हमने क्रॉप्स की हैं, जैसे मूंग, ठीक है, मूंगफली है, उड़द है। ठीक है, तो इन सब की जो फ्लोरल बायोलॉजी है वो एक समान होती है। तो पेपिलियोनेसी उपकुल या पेपिलियोनेसी सब फैमिली के अंदर जितने भी दालें आती हैं या जितनी भी पल्सेस आती हैं उन सब की फ्लोरल बायोलॉजी एक समान होती है। तो इसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, वो हम लोग देख लेंगे इसके अंदर, और बाकी चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी। जैसे सबसे पहला जो लोबिया का प्लांट है वो कैसा होता है भाई, शाकीय व 1 वर्षीय पौधा होता है। ठीक है, ये हर्बेसियस प्लांट है, हर्ब होता है। और यानी हर्ब का मतलब क्या है भाई, इसका जो स्टेम है वो बहुत छोटा होगा, तना बहुत छोटा होगा, और कैसा होता है, डेलिकेट होता है या सॉफ्ट होता है, यानी इसके तने को अगर अपने दबाएं हाथ से तो वो दब जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, शाक या हर्ब बोल देते हैं। तो हर्बेशियस प्लांट है और साथ में 1 वर्षीय पौधा है या एनुअल प्लांट है। इसका मतलब 1 वर्ष के अंदर अंदर इसका जो जीवन चक्र है वो पूरा हो जाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेता है और सीड्स का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसमें। इसके जो प्लांट की हाइट है या पादप की ऊंचाई है वो कितनी होती है अभी, 15 से 80 सेंटीमीटर होती है, 15 टू 80 सेंटीमीटर इसकी प्लांट हाइट रहती है। ठीक है, इसके इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम की बात करें तो जैसा कि अपने मूंग में भी देखा था, उसमें रसीम पुष्पक्रम था, इसमें भी क्या है, रसीम पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस है। तो इसमें होता क्या है अभी, जो फ्लावर्स हैं उनका एक क्लस्टर जो है, यानी पुष्पों का जो एक गुच्छा है वो पर्ण के कक्ष में या लीफ के एक्सिस में उपस्थित होता है। ठीक है, और किस पर लगा रहता है, पुष्पावली वृंत पर लगा रहता है या पेडंकल के ऊपर लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसको अपने डायग्राम से समझते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होता है अभी, जो लीफ है वो कैसी होती है, ट्राइफोलिएट होती है। इसकी पर्ण कैसी है, त्रिपर्ण की है। तो आप लोग देख सकते हो 3 पर्णक या लीफलेट्स इसमें उपस्थित हैं। और ये जो लीफ है वो किसके ऊपर लगी हुई है, मेन स्टेम के ऊपर या मुख्य तने के ऊपर लगी हुई है। अब इस लीफ के एक्सिस से या अक्ष से एक वृंतनुमा या स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पुष्पावली वृंत या पेडंकल। अब इस पेडंकल के बिल्कुल शीर्ष पर क्या उपस्थित होता है, फ्लावर्स का क्लस्टर उपस्थित होता है या पुष्प का गुच्छ उपस्थित होता है, जिसके अंदर 8 से 10 फ्लावर्स या पुष्प जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है अभी रसीम पुष्पक्रम या रसीम इन्फ्लोरेसेंस लोबिया या काउपी के अंदर। इसके फ्लावर्स के करेक्टर की बात करें
तो इसका जो पुष्प है वो कैसा होता है अभी, द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। इसका मतलब पुंकेसर और स्त्रीकेसर यानी स्टामेंस एंड कार्पेल्स जो हैं वो दोनों के दोनों एक ही फ्लावर के अंदर या एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं अभी, पेडिसिलेट होते हैं या व्रंतीय होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर एक व्रंत के द्वारा या एक स्टॉक के द्वारा, पेडिसेल के द्वारा किसके साथ जुड़ा रहता है, पेडंकल के साथ या पुष्पावली व्रंत के साथ जुड़ा हुआ रहता है। सममिति की बात करें तो एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक बोल देते हैं इसको। इसका मतलब क्या है भी, कि फ्लावर के अंदर या पुष्प के अंदर केवल एक ही तल या केवल एक ही एक्सिस ऐसा है जहां से हम अगर उस फ्लावर को काटें तो वो दो इक्वल पार्ट्स के अंदर या दो बराबर भागों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो केवल एक ही एक्सिस ऐसा है। तो इस तरह की जो सममिति है या सिमेट्री है वो क्या कहलाती है, जाइगोमॉर्फिक या एक व्यास सममिति। ठीक है, उसके बाद इसके फ्लोरल पार्ट्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे बाहर की तरफ क्या उपस्थित होता है अभी, बाह्य दल, या इनको क्या बोल देते हैं, सेपल्स। तो सेपल्स कितने होते हैं अभी, 5 होते हैं संख्या के अंदर, और ये हमेशा हरे रंग के होते हैं या ग्रीन कलर के होते हैं। और ये जो बाह्य दल हैं या सेपल्स हैं ये कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं या संयुक्त होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और इस तरह की कंडीशन क्या कहलाती है, गैमोसेपलस या संयुक्त बाह्य दली। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर की तरफ क्या उपस्थित होता है, बाह्य दलों के अंदर की तरफ दल उपस्थित होते हैं या पेटल्स उपस्थित होते हैं। और पेटल्स जो हैं संख्या में कितने होंगे भी, 5 होते हैं। और रंग की बात करें तो इनका रंग जो है वो सफ़ेद से लेके हल्का बैंगनी रंग जो है वो हो सकता है। तो कलर आपको ध्यान में रखना है। और ये 5 दल या 5 पेटल्स जो हैं वो कौन से दल विन्यास के अंदर उपस्थित होते हैं, ध्वजीय दल विन्यास के अंदर, या वैक्सिलरी एस्टिवेशन बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है, ये अपने मूंग में भी देखा था, यहाँ पे फिर से दोबारा देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो दल हैं या पेटल्स हैं वो 3 टाइप के होते हैं, और इन तीनों टाइप्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला टाइप है ध्वज, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं वैक्सिलम या स्टैंडर्ड। तो ये क्या होता है भी, सबसे बड़ा पेटल या दल होता है जो कि सबसे ऊपर की तरफ उपस्थित होता है। ये अपने डायग्राम के अंदर देखेंगे इसको। उसके बाद दूसरा टाइप है पक्ष, या इसको इंग्लिश में विंग बोल देते हैं। तो विंग्स कितने होते हैं अभी, 2 होते हैं। ठीक है, इनका जो साइज़ है वो कैसा होता है, मध्यम होता है या मीडियम साइज होता है। और ये कहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेटरल साइड में यानी पार्श्व में उपस्थित होते हैं। उसके बाद फिर तीसरा टाइप है नौतल, या इसको इंग्लिश में कील या कैरिना भी बोल देते हैं। तो ये सबसे छोटे आकार के जो पेटल्स हैं या दल होते हैं, और संख्या में कितने हैं, ये 2 हैं। और कहाँ पर उपस्थित होते हैं, सबसे नीचे की तरफ उपस्थित होते हैं। तो इसको डायग्राम के अंदर हम लोग देखेंगे। अब ये जो नौतल है इसके अंदर पुंकेसर व स्त्रीकेसर यानी स्टामेन्स एंड कार्पेल्स जो हैं इसके अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं या बंद रहते हैं। और इसी वजह से इनमें क्या होता है अभी, 100% या 100% क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण होता है। ठीक है, और इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन है या निषेचन है वो क्या कहलाता है, निम्नलित परागण, या इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, क्लिस्टोगैमी। तो क्लिस्टोगैमी का पाया जाना पेपिलियोनेसी जो सब फैमिली है या उपकुल है उसका लाक्षणिक गुण है या करेक्टरिस्टिक फीचर है। अब इसको डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं। तो डायग्राम सेम रहेगा इसके अंदर। सबसे ऊपर की तरफ बड़े आकार का दल या पेटल उपस्थित होता है, और उसको क्या बोल देते हैं, ध्वज या वैक्सिलम। तो वैक्सिलम कितने होते हैं अभी, 1 होता है। उसके बाद लेटरल साइड में 2 पेटल्स या 2 पक्ष उपस्थित होते हैं, और इनको क्या बोल देते हैं, पक्ष या विंग बोल देते हैं। और सबसे नीचे की तरफ क्या होता है, कील उपस्थित होता है, उसको नौतल भी बोल देते हैं या फिर कैरिना भी बोल देते हैं। और इन्हीं नौतल या कैरिना के अंदर जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर हैं यानी स्टामेन्स एंड कार्पेल्स जो हैं वो एनक्लोज्ड रहते हैं या बंद रहते हैं, जिनकी वजह से इनमें क्या होता है, क्लिस्टोगैमी या निम्नलित परागण होता है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है दलों की या पेटल्स की वो क्या कहलाती है, पेपिलियोनेसियस या तितली नुमा दल। ठीक है, चलिए उसके बाद इसके स्टामेंस या पुंकेसर की बात कर लेते हैं। तो इसमें भी मूंग के समान ही रहेगा। टोटल कितने स्टामेंस होते हैं, 10 स्टामेंस होते हैं। और ये जो स्टामेंस या पुंकेसर हैं ये कैसे होते हैं, भी द्विसंगी होते हैं या डाई एडल्फस होते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जो 9 पुंकेसर हैं वो एक समूह बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, और जो एक पुंकेसर है वो अलग रहेगा। तो इस तरह से टोटल 2 समूह या 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। और इस तरह के स्टामेंस या पुंकेसर क्या कहलाते हैं, डाई एडल्फस या द्विसंगी। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, ये है स्टेमिनल क्लस्टर
या पुंकेसरी संघ। तो इसमें टोटल कितने स्टामेंस या पुंकेसर हैं? 9 पुंकेसर हैं या 9 स्टामेंस हैं। और एक पुंकेसर या स्टामेन जो है वो कैसा रहता है? अलग रहता है। ठीक है, तो 9 + 1 कितने हो गए टोटल? 10 या 10 पुंकेसर। और इस प्रकार की जो व्यवस्था है स्टामेंस की या पुंकेसरों की, वो क्या कहलाती है? द्विसंघीय या डाइएडल्फस स्टामेंस या पुंकेसर। ठीक है, उसके बाद इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी मादा जनन भाग की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको एक अंडक या एक कार्पल इसके अंदर उपस्थित होती है। उसमें नंबर ऑफ ओव्यूल्स या बीजांडों की जो संख्या है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो 10 से 15 बीजांड होते हैं। इसका मतलब जब फल बनेगा या फ्रूट बनेगा तो उसके अंदर सीड्स कितने होंगे? 10 से 15 सीड्स होंगे, क्योंकि बीजांड को ही किस में परिवर्तित होना है? बीज में। ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो बीजांड है या ओव्यूल्स हैं वो कौन से प्लासेंटेशन में या कौन से बीजांड न्यास में उपस्थित होते हैं। तो इस तरह का जो बीजांड न्यास है वो क्या कहलाता है? सीमांत बीजांड न्यास कहलाता है। ठीक है, या मार्जिनल प्लासेंटेशन बोल देते हैं इसको। ये किस तरह का होता है ये अपने आगे देखेंगे डायग्राम के अंदर। इसके अलावा एक चीज़ और है जो खास बात आपको ध्यान में रखनी है। इसकी जो वर्तिकाग्र है या स्टिग्मा जो है वो कैसी होती है? हेयरी होती है या रोमीय होती है। इसका मतलब इसकी सरफेस के ऊपर, स्टिग्मा की सतह के ऊपर हेयर्स या रोम उपस्थित होते हैं। और इसके अलावा जो स्टिग्मा है वो कैसी होती है? सर्पिलाकार कुंडलित होती है, यानी कि स्पाइरली कोइल्ड होती है। ठीक है, यानी मुड़ी हुई रहती है ये। ठीक है, तो ये खास बात है इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। फ्लोरल डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो ये फ्लोरल डायग्राम हमने मूंग के अंदर भी बनाया था और लोबिया में भी सेम ही रहेगा। इसके अंदर सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है? मातर अक्ष या इसका मदर एक्सिस होता है। और मदर एक्सिस क्या होता है भाई? ऐसा अक्ष जिस पर फ्लावर या पुष्प लगा रहता है। तो यहाँ पे मदर एक्सिस या मातर अक्ष कौन सा हो जाएगा? पेडंकल या पुष्पावली वृंत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस फ्लावर के अंदर और क्या कुछ होता है? अभी सबसे बाहर की तरफ इसमें एक ब्रैकेट या सहपत्र उपस्थित होता है जो कि बंदे होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें 2 सहपत्रिकाएं या ब्रैक्ट्यूल्स उपस्थित होती हैं। ठीक है, और फिर इसके मेन पार्ट्स की अगर अपने बात करें तो सबसे बाहर की तरफ दलों का बाह्य दलों का या सेपल्स का एक चक्र या वॉल पाया जाता है। ठीक है, तो इस चक्र को हम लोग क्या बोल देते हैं? कैलिक्स या बाह्य दल पुंज बोल देते हैं। ठीक है, और इसकी हर एक इकाई क्या कहलाती है? बाह्य दल या सेपल कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि जो सेपल्स हैं वो कैसे हैं? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो जुड़े हुए हैं सेपल्स, और इस तरह की जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है? गैमोसेपलस या संयुक्त बाह्यदली कंडीशन कहलाती है। ठीक है, बाह्यदलों के ठीक अंदर की तरफ एक और चक्र उपस्थित होता है। किसका? दलों का या पेटल्स का। और पेटल्स या दलों का जो चक्र है या वॉल है वो क्या कहलाता है? कोरोला। ठीक है, या इसको हिंदी में बोल देते हैं दलपुंज। तो कोरोला या दलपुंज के अंदर टोटल कितने पेटल्स या दल होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, और जो दल विन्यास है या एस्टिवेशन है वो कौन सा होता है? ध्वजीय होता है या वैक्सिलरी एस्टिवेशन इसमें पाया जाता है। तो मैंने ये आपको पहले भी डायग्राम बना के दिखाया था। फ्लोरल डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो सबसे ऊपर की तरफ एक बड़े आकार का, बड़े साइज का दल या पेटल होता है, इसको बोलते हैं ध्वज या वैक्सिलम। उसके बाद पिंक कलर के या गुलाबी रंग के आपको दिख रहे होंगे लेटरल साइड में 2 पेटल्स होते हैं, और इनको क्या बोल देते हैं? पक्ष या विंग। और फिर सबसे नीचे की तरफ आप लोग देख सकते हो छोटे आकार के, स्मॉल साइज के 2 पेटल्स या दल होते हैं, और इनको क्या बोल देते हैं? नौतल या कील बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अभी दूसरा चक्र या वॉल, जिसको बोलते हैं कोरोला या दलपुंज। उसके बाद तीसरा जो इसका फ्लोरल पार्ट होता है या पुष्पीय भाग होता है उसको बोल देते हैं स्टामेंस या पुंकेसर। और पुंकेसर मैंने आपको बताया था कि 9+1 की व्यवस्था होती है, यानी डाइएडल्फस या द्विसंगी पुंकेसर होते हैं। 9 पुंकेसर आप लोग देख सकते हो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और एक पुंकेसर जो है वो अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो कंडीशन है 9+1 की वो क्या कहलाती है? डाइएडल्फस या द्विसंगी। अब ये जो पुंकेसर हैं या स्टामेंस हैं ये भी 2 चक्रों के अंदर या 2 वल्स में उपस्थित होते हैं। तो आप लोग देख सकते हो जो बाहर वाला चक्र है इसमें टोटल कितने पुंकेसर हैं? 5 पुंकेसर हैं। और जो अंदर वाला चक्र है इसमें भी कितने पुंकेसर हैं? स्टामेंस हैं 5 या 5 स्टामेंस हैं। ठीक है, तो ये है भी इसका तीसरा फ्लोरल पार्ट्स स्टामेंस। और स्टामेंस का जो चक्र है या वर्ल है वो क्या कहलाता है?
एंड्रोशियम, या इसको बोल देते हैं पुमंग, ठीक है। और फिर सब बिल्कुल केंद्र के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या उपस्थित होता है, कार्पेल्स या अंडप उपस्थित होते हैं। और अंडप अगर एक से ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये एक चक्र में या एक वर्ल्ड के अंदर उपस्थित होते हैं। और कार्पेल्स का या अंडपों का जो चक्र है या वर्ल्ड है वो क्या कहलाता है, गायनोशियम या जायांग कहलाता है, ठीक है। तो कार्पेल मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो बीजांड हैं या ओव्यूल्स हैं वो मार्जिनल प्लासेंटेशन या सीमांत बीजांड न्यास में पाए जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ग्रीन कलर का बीजांड आपको दिख रहा होगा, ये बीजांड कहाँ पे लगा हुआ है, कार्पेल के बिल्कुल मार्जिन पर या सीमांत स्थिति में लगा हुआ है। तो इस तरह का बीजांड न्यास क्या कहलाता है, सीमांत बीजांड न्यास या मार्जिनल प्लासेंटेशन, ठीक है। तो ये है भी इसका फ्लोरल डायग्राम या पुष्प चित्र। तो पेपिलियोनेसी उपकुल के जितने भी क्रॉप्स आपके सिलेबस में हैं उन सभी में जो फ्लोरल बायोलॉजी है वो सेम रहती है। परागण की बात कर लेते हैं, पॉलिनेशन की। तो जो लोबिया है या काउपी है, ये किस प्रकार की फसल है, किस प्रकार की क्रॉप है, स्वपरागित फसल है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 100% क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागन होता है। पुष्पन या फ्लावरिंग की जो प्रक्रिया है लोबिया के अंदर वो कितने दिनों तक चलती रहती है, 11 से 14 दिनों तक लगातार पुष्पन जो है या फ्लावरिंग जो है वो लोबिया के अंदर होता रहता है। जो फ्लावर्स हैं उनके खुलने का जो समय है वो क्या होता है भाई, सुबह 7 से लेके 9 बजे के मध्य होता है, ठीक है। सुबह 7 से 9 बजे के मध्य है जो सबसे ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं वो खुलेंगे लोबिया या काउपी के अंदर, ठीक है। जो पुष्प हैं या फ्लावर्स हैं, ठीक है, वो लेट ओपन होते हैं या देरी से खुलते हैं। जबकि जो परागकोश हैं, है ना, एंथर्स के जो परागकोश होते हैं या स्टामेंस के जो एंथर्स हैं, पुंकेसरों के जो परागकोश होते हैं, उनका जो स्फुटन है या डाइसेंस है वो बहुत पहले हो जाता है, ठीक है। पुष्प कब खुलेगा, 7 से 9 बजे। जबकि जो परागकोश हैं या एंथर्स हैं, इनका स्फुटन या डाइसेंस कब हो जाएगा, इससे पहले ही हो जाता है, रात को ही हो जाता है। रात को कितने बजे होता है अभी, 10 बजे से लेके 12:45 के मध्य हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब पुष्प अभी खुला ही नहीं है, परागकोशों का स्फुटन पहले ही हो गया। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन है या ये जो स्थिति है वो किसको एनकरेज करती है, किसको बढ़ावा देती है, स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि पुष्प लेट खुलते हैं और पुष्प जब तक खुलते हैं तब तक इनमें जो परागन है या स्वपरागन जो है या सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो हो चुका होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है अभी। अब परागकोशों का जो स्फुटन है या एंथर्स का जो डाइसेंस है उसको कुछ वातावरणीय कारकों के द्वारा या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा प्रेरित किया जाता है या इंड्यूस्ड किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए चांद की रोशनी है, ठीक है, यानी पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा की रात जो परागकोशों का स्फुटन है या एंथर्स का डाइसेंस है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा अगर आसमान जो है वो साफ सुथरा है ना, बिल्कुल क्लीन स्काई है, तो भी जो एंथर्स का डाइसेंस है या परागकोशों का स्फुटन है वो अधिक होगा। इसके अलावा अगर वायुमंडल या जो एटमॉस्फेयर है वो ड्राई है, यानी उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है और गर्म है ना, हॉट है या हीट है, तो परागकोशों का जो स्फुटन है या एंथर्स का जो डाइसेंस है वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये 3 ऐसे कारक हैं, वातावरणीय कारक हैं या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो परागकोशों के स्फुटन को या एंथर्स के डाइसेंस को इंड्यूस करते हैं या प्रेरित करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर अपने बात करें अमावस की रात को, यानी काली रातें जो होती हैं, जब चांद की रोशनी नहीं होती है ना, मून लाइट नहीं होती है, उस टाइम पे क्या होता है, जो परागकोशों का जो स्फुटन है यानी जो एंथर्स का डाइसेंस है वो देरी से होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागन के कुछ चांसेस जो हैं वो रहते हैं, ठीक है। तो इन कारकों के बारे में आपको ध्यान में रखना है भी इसके अंदर। और ये चीज़ मैंने आपको बताई दी कि लोबिया या काउपी के अंदर क्या होता है अभी, निम्नलिखित परागण होता है, यानी कि क्लिस्टोगैमी होती है। तो इसमें पुंकेसर व स्त्रीकेसर यानी स्टामेन्स एंड कार्पल्स ये दोनों फ्लावर के अंदर बंद होते हैं या एनक्लोज्ड होते हैं,
इसकी वजह से क्या होगा, 100% क्या होगा, इसमें स्वपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसमें। उसके बाद इसके फ्रूट या फ्लावर फल की बात करें तो इसमें जो फल है वो सेम ही रहेगा। लेग्यूमिनोसी जो कुल है या फैमिली है, उसके जितने भी मेंबर्स हैं या जितनी भी प्लांट्स उसके अंदर आते हैं, उनमें फल जो है वो एक ही प्रकार का रहता है। इसको बोल देते हैं पॉड या लेग्यूम। तो इसमें काउपी या लोबिया के अंदर भी पॉड या लेग्यूम फल होता है। इसकी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है, 10 से 23 सेंटीमीटर इनकी लेंथ या लंबाई होती है। और हर एक पॉड में बीज की संख्या कितनी होती है, 10 से 15 बीज होते हैं। ठीक है, 10 to 15 सीड्स होते हैं। और बीजों का रंग कैसा होता है अभी, ये क्रीम रंग के होते हैं, यानी कि क्रीम कलर के जो सीड्स हैं वो उपस्थित होते हैं इन फलों के अंदर या फ्रूट्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके प्रजनन उद्देश्य या ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो सबसे पहला जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहता है इसके अंदर, हायर यील्ड या अधिक उपज रहता है। तो ग्रीन पॉट्स जो हैं, यानी कि हरी पॉट्स जो हैं, अगर उनकी उपज या यील्ड जो है वो हाई है, ठीक है, तो इस प्रकार की जो उपज है वो कौन सी फसलों के अंदर या किस प्रकार की किस्मों के अंदर इम्पोर्टेंट होती है, जो वेजिटेबल टाइप वैरायटीज़ होती हैं। यानी कि लोबिया की ऐसी वैरायटीज़ या किस्में जिन्हें हम सब्जी के लिए उगाते हैं या वेजिटेबल्स के लिए ग्रो करवाते हैं, उनमें हरी पॉट्स यानी कि ग्रीन पॉट्स जो हैं उनकी उपज उच्च होनी चाहिए। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा बीज उपज जो है वो उच्च होनी चाहिए। ठीक है, जो ड्राई सीड टाइप वैरायटीज़ होती हैं, यानी शुष्क बीज, जिन्हें हमें जिन वैरायटीज़ से या जिन किस्मों से हमें शुष्क बीज या ड्राई सीड चाहिए होता है, उनमें बीज उपज जो है वो अधिक होनी चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा कुछ किस्में ऐसी भी हैं जिन्हें हम लोग उगाते हैं किसके लिए, फोडर के लिए, है ना, पशुओं के चारे के लिए या कैटल्स फोडर के लिए हम लोग उगाते हैं। तो उनमें फोडर की जो उपज है या यील्ड है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डुअल ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है या द्वि उद्देश्य भी हो सकता है। द्वि उद्देश्य कौन सा हो सकता है, अभी हम लोग ऐसी किस्मों का निर्माण करें जो सब्जी व बीज प्रकार, ठीक है, यानी कि वेजिटेबल्स एंड सीड टाइप जो वैरायटीज़ हैं, और साथ में फोडर टाइप जो वैरायटीज़ हैं या फोडर जो है या चारा जो है उसके लिए भी हम लोग उसका उपयोग कर सकें। ठीक है, तो वेजिटेबल या सब्जी के लिए भी उपयोग कर सकें और फोडर या चारे के लिए भी उपयोग कर सकें। तो उनमें द्वि उद्देश्य या डुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा रहता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव है, अधिक उपज या हायर यील्ड। उसके बाद शीघ्र परिपक्वन या अर्ली मैचुरेशन है। तो लोबिया के अंदर या काउपी के अंदर हमें ऐसी किस्में या ऐसी वैरायटीज़ डेवलप करनी होंगी जिनकी उपज जो है, जिनका जो मैचुरेशन पीरियड है वो कम से कम हो, यानी कम टाइम के अंदर या कम समय के अंदर जो वैरायटीज़ हैं लोबिया की वो पककर तैयार हो जाएं। ठीक है, ताकि जो लेट सीजन में आने वाली डिजीज़ है या रोग है उससे इसका बचाव हो सके। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य रहता है। इसके अलावा उपयुक्त पादप प्रारूप या सुइटेबल प्लांट टाइप इसको बोल देते हैं हम लोग। तो इसमें जो प्लांट है वो कैसा होना चाहिए, भी इरेक्ट या ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो फैल सके। ठीक है, जिसका इसका फैलाव या स्प्रेडिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही जो उपज है या यील्ड है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इसके अलावा निर्धारित वृद्धि या डिटर्मिनेट ग्रोथ। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ जो है वो हमें कौन से कल्टीवर्स के लिए या कौन सी वैरायटीज़ के लिए चाहिए होती है, ऐसी वैरायटीज़ लोबिया की या काउपी की जिन्हें हम उगाते हैं सब्जी के लिए, है ना, वेजिटेबल्स के लिए या फिर सीड के लिए या बीज के लिए। ठीक है, तो उनमें प्लांट जो है वो निर्धारित वृद्धि वाला या डिटर्मिनेट ग्रोथ वाला होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है अनिर्धारित वृद्धि व फैलाव। कुछ कल्टीवर्स या कुछ वैरायटीज़ ऐसी भी हैं जिनको हम लोग उगाते हैं किसके लिए भी, फोडर के लिए या चारे के लिए। तो वृद्धि कैसी होनी चाहिए, ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, अनडिटर्मिनेट या अनिर्धारित होनी चाहिए। यानी पौधा जो है वो लगातार वृद्धि करता रहना चाहिए। जब हम एक बार पौधे को काट लें तो फिर से उसमें ग्रोथ हो जानी चाहिए
और फिर से उसका जो फैलाव है या स्प्रेडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि हमें उससे ज़्यादा मात्रा में ग्रीन फूडर या हरा चारा जो है वो मिल सके। ठीक है, तो फूडर के लिए जो भी हम लोग कल्टीवर्स या वैरायटीज़ उगाएंगे उनमें ये 2 कैरेक्टर्स या लक्षण होने चाहिए। इसके अलावा जो वाटर लॉक्ड एरियाज होते हैं, यानी कि जल भराव क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे बाढ़ आने का आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, तो जल जो है वो खेत के अंदर या फील्ड के अंदर भर जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए हमें लोबिया या काउपी की लघु परिपक्वन काल, यानी कि शॉर्ट मैच्योरेशन पीरियड वाली जो वैरायटीज़ हैं किस्में हैं, उन्हें डेवलप करना होगा। और साथ में इनकी जो उपज है या यील्ड है वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि सुइटेबल या उपयुक्त होते हैं, ठीक है, लोबिया या काउपी प्लांट टाइप के लिए। तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है इसके अंदर। उसके बाद रोग रोधिता या डिजीज रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे रोग कारक हैं या पैथोजेंस हैं जो लोबिया या काउपी की क्रॉप के अंदर डैमेज करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, क्वालिटी गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जो यील्ड है प्रति हेक्टेयर उपज जो है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन रोगों के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटीज़ या प्रतिरोधी किस्में जो है वो विकसित करनी होंगी। तो इन रोगों के नाम जो है वो हमें पता होने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिनके प्रति हमें रोधी किस्में या रेजिस्टेंट वैरायटीज़ डेवलप करनी होंगी। तो इसके अंदर सबसे पहला आपको दिख रहा होगा वायरस है काउपी येलो मोज़ेक वायरस। ठीक है, इसके अलावा फ्यूजेरियम विल्ट, एस्कोफाइटा ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल पस्टल्स, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू एंड एंथ्रेक्नोज। तो ये कुछ रोग हैं या डिजीज़ हैं जिनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ या रोधी किस्में विकसित करनी होंगी। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य रहता है। उसके बाद आता है कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स या कीट हैं जो लोबिया या काउपी की क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो गुणवत्ता है ना, क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है, उपज जो है प्रति हेक्टेयर उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है बहुत सारा, है ना। तो इन इंसेक्ट्स के या इन कीटों के अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ डेवलप करनी होंगी। तो इन कीटों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कीट हैं या इंसेक्ट्स हैं। तो इसमें आते हैं थ्रिप्स, पॉड सकिंग इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, हेयरी कैटरपिलर है, ब्रूचिड्स हैं, लीफ हॉपर है, एफिड्स हैं, पॉड बोरर है। ठीक है, तो इन इंसेक्ट्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वैरायटीज़ डेवलप करनी पड़ती हैं। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य जो है वो रहता है। उसके बाद आता है अच्छी बीज गुणवत्ता या बेटर सीड क्वालिटी। तो हमें लोबिया या काउपी क्रॉप से सीड भी ऑब्टेन करना पड़ता है। तो सीड के अंदर कौन कौन सी ऐसी गुणवत्ताएं या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो गुणवत्ता या क्वालिटी है ये कंज्यूमर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, यानी जो उपभोक्ता होते हैं, यानी जो इनके बीजों का या सीड्स का उपयोग करते हैं, ठीक है, उन उपभोक्ताओं के लिए या कंज्यूमर्स के लिए गुणवत्ता या क्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ठीक है, तो इनके बीजों के अंदर कौन कौन से ऐसे गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला है मध्यम से बड़ा बीज आकार। ठीक है, जो बीज है, सीड है, वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। उसका जो साइज़ है या तो मीडियम हो या फिर बड़ा हो, लार्ज हो। तो ये सबसे पहला इसके अंदर कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरा, जो रंग है या कलर है वो एक समान होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए। ठीक है, एक समान या आइडेंटिकल होना चाहिए सभी का। या तो सफ़ेद हो सकता है, वाइट हो सकता है, या क्रीम हो सकता है, या फिर हल्का लाल हो सकता है, यानी कि लाइट रेड हो सकता है, लेकिन एक समान होना चाहिए सभी बीजों का जो कलर है। अगर ये अलग अलग कलर के हैं तो गुणवत्ता या क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है और उसका मार्केट प्राइस या जो बाजार के अंदर मूल्य है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा इसके अंदर कैरेक्टर होना चाहिए क्वालिटी से संबंधित। तीसरा हम लोग बात करें तो बीज में हिल्लम के चारों ओर काले या भूरे स्कार्स का अभाव
जो है, तो बीज के अंदर एक भाग होता है हिलम, इसके चारों ओर या इसके अराउंड जो है वो ब्लैक या ब्राउन कलर के स्कार्स या धब्बे जो हैं वो उपस्थित होते हैं। तो इन धब्बों की वजह से क्या होता है, जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो कम हो जाती है। तो इन स्कार्स का या इन धब्बों का पूर्णतः क्या होना चाहिए, अभाव होना चाहिए, ये एब्सेंट होने चाहिए। तो ये 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बीज की क्वालिटी या सीड क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है अभी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य रहता है अभिजात अधिक उपज वाले पादप प्रारूप का विकास करना। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एलाइट एंड हाई यील्डिंग प्लांट टाइप। तो इसके अंदर कौन कौन से गुण या लक्षण होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या है अभी, लंबा ओजपूर्ण पौधा, है ना। प्लांट की जो लंबाई है या लेंथ है वो हाई होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए, और साथ में ओजपूर्ण पौधा होना चाहिए, यानी कि विग्रस प्लांट होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो ब्रांचिंग है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांच हो गई, नंबर ऑफ लीव्स हो गई, पत्तियों की संख्या है, या इसके अंदर नंबर ऑफ फ्लावर्स हो गए, है ना, पुष्पों की संख्या जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो उपज है ना, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। दूसरा, इसके अंदर जो मूसला मूल है, यानी कि इसका जो टैप रूट सिस्टम होता है वो कैसा होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। ठीक है, जितना गहरा या जितना डीप इसका रूट सिस्टम होगा, मूल तंत्र होगा, उतना ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ जो हैं ये मृदा से या सॉइल से एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा इसमें आता है जल भराव व विशरण रोधी। ठीक है, यानी वाटर लॉक्ड कंडीशन में, यानी जल भराव स्थिति के अंदर, यानी जिन क्षेत्रों के अंदर बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ का पानी अगर मान लीजिए लोबिया या काउपी की क्रॉप के अंदर भर गया, तो इस जल भराव या वाटर लॉगिंग कंडीशंस के प्रति जो पौधे हैं वो कैसे होने चाहिए, रोधी होने चाहिए। इसके अलावा विशरण रोधी, यानी इसको बोल देते हैं शैटरिंग रेजिस्टेंस। शैटरिंग या विशरण क्या होती है, ये मैंने आपको बता ही दिया। जब लोबिया या काउपी की फसल पक जाती है, तो जब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं या कटाई करते हैं, तो उस टाइम पे जो बीज हैं या सीड्स हैं वो इसके फलों से, फ्रूट से क्या होता है, अपने आप ही नीचे गिरते हैं, है ना, मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से, यानी कि यांत्रिक दबाव की वजह से। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, विशरण बोल देते हैं या शैटरिंग बोल देते हैं। तो ये विशरण नहीं होना चाहिए, यानी शैटरिंग नहीं होनी चाहिए। तो किसमें कैसी होनी चाहिए अभी, विशरण रोधी या शैटरिंग रेजिस्टेंस होनी चाहिए। इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं या शाखाएं हैं, ठीक है, वो या तो कम हो, या फिर अगर शाखाएं या ब्रांचेस अधिक संख्या में हैं तो वो कैसी होनी चाहिए भी, छोटी होनी चाहिए या स्मॉल साइज की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों है, ताकि जो फ्लावर्स हैं या पुष्पन है, फ्लावरिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी उतना ही ज़्यादा जो यील्ड या उपज है वो आएगी। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो पत्तियां हैं या लीव्स हैं वो संकरी होनी चाहिए, है ना। लीव्स कैसी होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए। तो नैरो लीव्स या संकरी पत्तियों का फ़ायदा क्या है अभी, जो इन्फ्लोरेसेंस है या पुष्पक्रम है उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगा। ठीक है, डेवलप होने के लिए या विकसित होने के लिए। तो इन्फ्लोरेसेंस ज़्यादा डेवलप होगा, पुष्पक्रम ज़्यादा विकसित होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें जो यील्ड है या उपज है उससे प्राप्त होगी। इसके अलावा इसका जो पुष्पावली वृंत है या पेडंकल है वो कैसा होना चाहिए भी, स्मॉल साइज का होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। ठीक है, ताकि जो इन्फ्लोरेसेंस है, यानी कि क्लस्टर जो होता है फ्लावर्स का, वो टूट ना जाए। पेडंकल या पुष्पावली वृंत जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा, ये मजबूत होगा या स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो क्लस्टर है फ्लावर्स का वो आसानी से टूटकर नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो उपज हमारी बढ़ जाएगी, यील्ड बढ़ जाएगी। तो ये भी एक कैरेक्टर इसके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा जो पुष्पावली वृंत है, यानी कि जो पेडंकल्स होते हैं, उनका पर्व संधियों पर जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है, जो नोड्स होती हैं उनके ऊपर जो पेडंकल्स हैं वो जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, तो नोड्स की संख्या जो है वो स्टेम के ऊपर या ब्रांच के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा पर्व संधियों पर या नोड्स के ऊपर पेडंकल्स लगे रहेंगे, है ना, पुष्पावली वृंत लगे रहेंगे, उतने ही ज़्यादा फ्लावर्स या इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा उपज हमें प्राप्त होगी। इसके अलावा ये कहता है कि रसीम पुष्पक्रम जो होता है उस पर अधिक पॉड्स संख्या, रसीम पुष्पक्रम में पुष्पों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, मैंने आपको बताया था कि 8 से 10 फ्लावर्स होते हैं, लेकिन अगर फ्लावर्स की संख्या बढ़ जाए, मान लीजिए 15 या 20 तक हो जाए,
तो जितने ज़्यादा फ्लावर्स होंगे उतने ही पॉड्स की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, जिससे उपज जो है वो हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो पॉड्स हैं, लेग्यूम्स या पॉड्स जो होते हैं, इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो लंबे होने चाहिए, उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और उसके अंदर बीजों की संख्या भी अधिक होनी चाहिए ताकि हमें अधिक मात्रा में उपज जो है वो मिल सके। ठीक है, इसके अलावा पॉड्स व बीज जो है वो अक्षय रोधी होने चाहिए, यानी कि आसानी से डिकम्पोज या अक्षय होने वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर एक गुण होना चाहिए। इसके अलावा जो बीज हैं या सीड्स हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए या अच्छी गुणवत्ता वाले होने चाहिए और इनका जो आकार है वो मध्यम या मध्यम छोटे, यानी कि मीडियम या मीडियम स्मॉल साइज के सीड्स जो हैं वो होने चाहिए। तो ये इसके प्लांट टाइप या पादप प्रारूप के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अभी। उसके बाद लास्ट टॉपिक इसके अंदर हमारा आता है अभी ब्रीडिंग मेथड्स या इसकी जो प्रजनन विधियां हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा प्रजनन विधियों का उपयोग नहीं हुआ है, थोड़ी बहुत हैं, जो भी हैं अपने डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें आती है अभी पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन। तो इसमें किस तरह का होता है अभी, द्वितीयक पुरस्थापन या सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होता है। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन या द्वितीयक पुरस्थापन से इसमें दो वेराइटीज़ या किस्में विकसित की गई हैं। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पूसा बरसाती, ठीक है, पूसा बरसाती जो है वो किससे डेवलप की गई है, फिलीपींस से एक वैरायटी या एक किस्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, पुरस्थापित किया गया था, उसमें वर्ण करके सिलेक्शन के द्वारा और फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन करवा के, संकरण करवा के, किसके साथ, लोकल किस्मों के साथ, लोकल वैरायटीज़ के साथ, और फिर क्या बनाया गया, पूसा बरसाती किस्म को विकसित किया गया था। इसके अलावा दूसरी है पूसा फाल्गुनी। इसको किसके जर्मप्लाज्म से विकसित किया गया था, कनाडा से। कनाडा से एक किस्म जो थी लोबिया या कॉपी की, उसको इंट्रोड्यूस किया गया और फिर उसमें वर्ण किया गया, सिलेक्शन किया गया और उसका स्थानीय किस्म के साथ संकरण करवाया गया, लोकल वैरायटी के साथ उसका हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया और फिर एक वैरायटी डेवलप की गई पूसा फाल्गुनी। ठीक है, तो इन दो वैरायटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं अभी। इसके अलावा दूसरी जो ब्रीडिंग मेथड है या प्रजनन विधि है उसके अंदर वो है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें वैरायटीज़ या किस्मों के मध्य संकरण करवाया गया। तो इसमें दो किस्मों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। पूसा दो फसली, पूसा दो फसली जो किस्म है या वैरायटी है, इसको कैसे डेवलप किया गया था, पूसा फाल्गुनी का क्रॉस करवाया गया या संकरण करवाया गया, किसके साथ, एक्जोटिक फिलीपींस के साथ, यानी फिलीपींस से एक वैरायटी जो है लोबिया या कॉपी की, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके साथ फिर क्रॉस करवाया गया किसका, पूसा फाल्गुनी का। ठीक है, और इन दोनों के क्रॉस से क्या विकसित किया गया, पूसा दो फसली नाम की किस्म जो थी वो डेवलप की गई थी। दूसरी किस्म कौन सी डेवलप की गई है संकरण के द्वारा, नरेंद्र लोबिया वन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, किस्में हैं जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इनको कैसे डेवलप किया गया अभी, नरेंद्र लोबिया वन को पूसा कोमल नाम की एक किस्म थी, उसका संकरण या क्रॉस करवाया गया वाराणसी लोकल के साथ। ठीक है, और क्या डेवलप किया गया, नरेंद्र लोबिया वन किस्म को विकसित किया गया। ठीक है, और फिर इसके अंदर लास्ट जो ब्रीडिंग मेथड या प्रजनन विधि है वो आती है वर्ण या सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के द्वारा इसके अंदर तीन किस्मों को विकसित किया गया है। ठीक है, सबसे पहली पूसा कोमल, पूसा कोमल को L1552 के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दूसरी किस्म का नाम आपको ध्यान में रखना है पूसा ऋतुराज और तीसरी किस्म इसके अंदर है भाग्य लक्ष्मी। ठीक है, तो इन तीन वैरायटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।